हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। ओके, अभी सेकेंड रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, या फिर आप बोल सकते हो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है वो समझेंगे और हम मिनिमम 4 to 5 एग्जाम्पल लेंगे अलग अलग, और ये रिएक्शन समझने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन, अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू 2 or more elements or compounds is called डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अलग अलग एलिमेंट या तो अलग अलग कंपाउंड में अगर सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन होके सेपरेट होता है तो आप बोलोगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुई है। अभी एग्जाम्पल लेके ये समझने की ट्राई करते हैं। तो आपकी टेक्स्ट बुक में ये टॉपिक के जस्ट नीचे एक एक्टिविटी दी हुई है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक अगर साथ में रखते हो तो आपको पता चलेगा। ठीक है, अब वो एक्टिविटी में क्या है वो भी समझ लेते हैं। एक्टिविटी में कहा गया है टेक 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट, टेक 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट। अब ये वर्ड क्या है फेरस, समझना। दो वर्ड आएंगे ऐसे, एक फेरस है और एक आएगा फेरिक। ओके, जब आयन है, आयन को पता है तो आप Fe बोलते हो ना, ये इसी वर्ड की वजह से फेरस। ओके, तो जो आयन है वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देता है तब दो पॉसिबिलिटी है। आयन या तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीजन को देगा, या तो आयन है वो खुद 3 अलग अलग इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। मतलब ये हो गया उसका ऑक्सीडेशन नंबर। अभी तक आप ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पढ़े हो तो समझ में नहीं आएगा, बट इतना समझ लो कि आयन के पास जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देता है तब 2 वैलेंसी है। Fe है वो +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है। जो लोअर वैलेंसी है उसको हम नाम दे देते हैं फेरस, और जो हायर वैलेंसी है उसको नाम देने वाले हैं फेरिक। ओके, ये फेरस और ये फेरिक। अब समझो, जब ये फेरस है मतलब 2 वैलेंसी, वो ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन देता है तो बनेगा FeO, और इसको हम बोलते हैं फेरस ऑक्साइड। बट जब वही Fe ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देता है और 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको पता चल जाएगा क्या बनेगा, Fe2O3। तब ये बनता है फेरिक ऑक्साइड। समझ में आया? मतलब आयन जब +2 वैलेंसी दिखाए तब फेरस, +3 के लिए फेरिक। ये ऑक्सीडेशन नंबर्स है। ओके, तो हमें यहाँ पे लेना है 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस मतलब वैलेंसी कितनी, +2, समझना अभी। और सल्फेट मतलब SO4, तो ये Fe और इधर रखते हैं SO4। अब SO4 के लिए आप क्या लोगे वैलेंसी, देखो S की वैलेंसी +6 और ऑक्सीजन है हमारे पास 4, मतलब 4 इंटू हर एक के लिए -2, तो ये हो गया +6 -8। तो ये पूरे कंपाउंड के लिए आप चार्ज रखोगे -2। तो SO4 के लिए -2 और Fe के लिए +2, दोनों के पास इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है तो डायरेक्ट ये कनेक्ट हो जाएंगे। तो क्या बनेगा, FeSO4।
मतलब जो हमें लेने के लिए यहाँ पे बोला गया है कि टेक 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट, हमें लेना है FeSO4। ओके, चलो तो लैब में सपोज हमने ढूंढ के निकाला FeSO4, उसके कुछ क्रिस्टल्स लेने हैं जो ग्रीनिश कलर के होते हैं, लाइट ग्रीन कलर के होंगे। ओके, ये हमें लेने हैं टेस्ट ट्यूब में, यहाँ पे रख दिए और फिर हमें गर्म करना है। अब जब गर्म करते हो तब क्या होता है वो आपको ऑब्जर्व करना है। चलो, आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा समझना। जब आप गर्म करते हो तब प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले अगर ये FeSO4 क्रिस्टल्स है वो थोड़े वेट है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स अगर यहाँ पे कंबाइंड है, तो सबसे पहले गर्म करोगे तब ये पानी है वो निकल जाएगा। ओके, तो इट लूजेस वाटर एंड देन FeSO4 will break down into different compounds, और वो कंपाउंड्स क्या होंगे वो यहाँ पे हम रिएक्शन में लिखेंगे। क्लियर। सबसे पहले FeSO4.7H2O का मतलब समझो एक FeSO4 का मॉलिक्यूल है, उसके आसपास 7 मॉलिक्यूल्स H2O के है। ठीक है, सबसे पहले गर्म करोगे तब ये पानी है वो निकल जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ FeSO4। अभी भी आप गर्म कर रहे हो तो क्या होगा, ये अभी ड्राई FeSO4 है वो ब्रेक डाउन होगा अलग अलग कंपोनेंट्स में। ओके, तो ये केमिकल रिएक्शन हम कैसे दिखाएं समझो। आपके पास था FeSO4, यहाँ पे मैंने एरो लिख दिया, और आप क्या दे रहे हो, हीट। हीट देने से जो डिकम्पोजिशन होता है उसको आप बोलोगे थर्मल डिकम्पोजिशन। हीट देने की वजह से जो डिकम्पोजिशन होता है उसको क्या बोलोगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे बनेगा Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सॉलिड फॉर्म था। ओके, तो ये भी सॉलिड फॉर्म है, ये गैसियस फॉर्म है, और ये भी गैसियस फॉर्म है। अब सभी के नाम लिखते हैं। ये तो आपको पता ही है क्या है, फेरस सल्फेट। चलो, यहां पे क्या लिखेंगे समझो। Fe के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पे है -2, यहाँ पे देखो +3, क्योंकि O के साथ क्या आ रहा है 3। मतलब क्या हुआ कि जो Fe की वैलेंसी है वो हायर वैलेंसी यहाँ पे यूज हुई है, तो फेरस नहीं बोल सकते, क्या बोलना पड़ेगा, फेरिक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फेरिक ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड की जगह पे फेरिक ऑक्साइड। FeO होता तो आप बोलते फेरस ऑक्साइड। चलो, ये बन गया फेरिक ऑक्साइड। ये सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन है, इसलिए मैं लिख सकता हूं सल्फर डाइऑक्साइड, और यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। चलो, यहां तक क्लियर होगा। एक्टिविटी में क्या बोला गया था, 2 ग्राम फेरस सल्फेट लेना है, उसको गर्म करना है। सबसे पहले गर्म करोगे तो फेरस सल्फेट मॉलिक्यूल के आसपास जो पानी होगा वो निकल जाएगा। उसके बाद ड्राई फेरस सल्फेट है, उसको और ज़्यादा गर्म करो तो आपको मिलेगा फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये जो फेरिक ऑक्साइड है उसका आपको कलर जो मिलने वाला है वो ब्राउन कलर मिलेगा, रेडिश ब्राउन। मतलब जो ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट था वो कन्वर्ट हो गया रेडिश ब्राउन कलर के फेरिक ऑक्साइड में। तो सबसे पहला चेंज आपको नजर आएगा, यहाँ पे कलर था ग्रीन, यहाँ पे कलर बन गया ब्राउन। क्लियर। तो ये कलर में चेंज आया, स्मेल में भी चेंज आएगा। आप
ये जो टेस्ट ट्यूब थी जिसमें ये गर्म हो रहा था उसके पास थोड़ा नज़दीक जाओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग स्मेल आएगी। वो इरिटेटिंग स्मेल किसकी वजह से है? सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड की वजह से। ओके, ये थी हमारी फर्स्ट एक्टिविटी। हीट की वजह से डिकम्पोजिशन हुआ है, इसलिए क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ पे देखो एक सिंगल कंपाउंड था, कौन सा? फेरस सल्फेट। ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। यहाँ पे हमें एलिमेंट्स नहीं मिले, ये सब कंपाउंड्स है। देखो डिफरेंट डिफरेंट एटम से बने हुए हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड्स। 2 और मोर, यहाँ पे 3 अलग अलग कंपाउंड में ये ब्रेक डाउन हुआ। क्लियर? चलो, ये हो गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसका ये फर्स्ट एग्जाम्पल। अभी देखेंगे सेकेंड एग्जाम्पल। ओके, टेक्स्ट बुक साथ में रखो ताकि आपको पता चले कि हम कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में। लास्ट लेक्चर अगर आपको याद है तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम बोलते थे लाइमस्टोन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लाइमस्टोन या तो लिख सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट। इसको भी आप गर्म करो, हीट दे रहे हो तो यहाँ पे बना कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट है वो ब्रेक हुआ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड भी अगर आप याद करो तो आपको पता चलेगा कि ये क्विक लाइम है, और यहाँ पे आपको लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड। कोई भी केमिकल रिएक्शन जब भी आप नोटबुक में लिखो, एग्जाम में लिखो, ये चीज़ के बिना नहीं होनी चाहिए। एक तो मॉलिक्यूल का एक प्रॉपर फॉर्मूला होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए, और याद रहे तो स्टेट्स भी सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस, और एक्सटर्नल कंडीशंस अगर आपको याद है तो वो भी। यहाँ पे जैसे हमने हीट अप्लाई की है तो यहाँ पे हमने लिख दिया हीट। अगर कोई प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करना है तो वो टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। ओके, तो यहाँ पे भी देखो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि एक सिंगल मॉलिक्यूल था, वो ब्रेक डाउन हुआ 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में। कौन कौन से? तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को आप बोल सकते हो क्विक लाइम। तो ये 2 एग्जाम्पल हमने देख लिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए। अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो क्विक लाइम है वो यूज़ होता है सीमेंट बनाने के लिए। ठीक है, तो यूजेस ऑफ क्विक लाइम भी आप याद रख सकते हो। एक चीज़ और, हमने पहले वाला इक्वेशन देखा वो FeSO4, उसको आप हीट अप्लाई कर रहे थे और बन रहा था Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ओके, अब ये इक्वेशन बैलेंस कंडीशन में नहीं था, यहाँ पे Fe2 है, यहाँ पे Fe1 ही है, तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ। अभी देखते हैं, देखो नंबर ऑफ Fe यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 हो गए। सल्फर देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 1 + 1 2। ऑक्सीजन 2 4 जार 8, यहाँ पे 3 + 2 5 + 3 8। अभी ये इक्वेशन बैलेंस कंडीशन में है, मतलब इससे पहले जो हमने इक्वेशन लिखा था वहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई करना था। ओके, बैलेंस करना भूलना मत। अभी ये भी चेक कर लेते साथ साथ। कैल्शियम 1, कार्बन भी 1, कार्बन इधर भी 1, और ऑक्सीजन 3, यहाँ पे 1 + 2 3। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो फिर बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे। देखो आपकी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है 1.6, उसमें दिया गया है कि टेक 2 ग्राम lead nitrate powder
अब लेड नाइट्रेट आपको पता है PbNO3 ट्वाइस, क्यों? क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा था Pb की वैलेंसी +2 और NO3 की वैलेंसी -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा Pb एक बार और NO3 2 टाइम्स। अब PbNO3 ट्वाइस है, उसको आप गर्म करो, ये पाउडर है उसको आप गर्म करोगे, मतलब यहाँ पे भी आप क्या दे रहे हो? हीट। मतलब ये भी कौन सी रिएक्शन है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, ये गर्म करोगे तब क्या बनेगा? तो यहाँ पे लेड ऑक्साइड अलग निकलेगा, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगा और एक ऑक्सीजन गैस निकलेगा। चलो, ये दो गैसेस है, ये सॉलिड फॉर्म में आएगा और ये भी सॉलिड फॉर्म में। अब इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं चेक कर लेते हैं। Pb यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 3 6, यहाँ पे 1 + 2 + 2 5 और NO3 यहाँ पे है NO2, N एक है, यहाँ पे N 2 टाइम्स है। अब यहाँ पे N 2 टाइम्स है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ऑक्सीजन हो गए 2 2 4 + 2 6 एंड ये 7, यहाँ पे 3 2 6, तो यहाँ पे भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो अभी Pb देखो 2, यहाँ पे 2, N तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, इंटू 2 एटले मतलब 4 टाइम्स, तो यहाँ पे आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, ऑक्सीजन देखो 2 3 6, 6 2 12, 2 + 8 10 + 2 12, ये हो गया बैलेंस्ड। तो अभी ये बैलेंस्ड कंडीशन में है। देखो नंबर ऑफ Pb 2, यहाँ पे 2, नंबर ऑफ नाइट्रोजन 2 2 4, यहाँ पे 4, नंबर ऑफ ऑक्सीजन देखो 2 3 6 इंटू 2 12, यहाँ पे 2 + 8 + 2 दैट इज 12। ओके, इसके बाद देखो स्टेट्स भी दिखाए हमने, सॉलिड सॉलिड गैस गैस। फिर यहाँ पे आपको नाम लिखने हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेड नाइट्रेट, यहाँ पे आपको लिखना है लेड ऑक्साइड, यहाँ पे लिखना है आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस। चलो ये क्लियर है। अभी देखो यहाँ पे आप ऑब्जर्व क्या करोगे? तो ऑब्जर्व आप करोगे जब ये आपको PbNO3 को आप हीट दे रहे हो, मतलब नीचे से गर्म कर रहे हो, तब ब्राउन फ्यूम्स आपको नज़र आएगी, ब्राउन कलर की फ्यूम्स नज़र आएगी। वो किसकी है? तो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है उसका कलर रहेगा ब्राउन, इसीलिए। ओके, तो ये हो गई थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी देखते हैं अनदर एक्टिविटी। यहाँ पे जो हम एक्टिविटी पढ़ने वाले हैं उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। चलो, प्रोसेस का नाम क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जितने भी एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के हैं। क्लियर? अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के लिए आपको एक एक्टिविटी दी हुई है NCERT टेक्स्ट बुक में, वो आप ध्यान से पढ़ते जाओ और ये समझते जाओ। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? टेक प्लास्टिक मग, ओके, एंड ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस। एक आपको क्या लेना है? प्लास्टिक मग। सपोज मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखा दूँ, एक ऐसा प्लास्टिक मग है, समझना। मैं इसलिए इतना बड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ क्या? क्योंकि आपको अच्छे से क्लियरली दिखाई दे। समझो, अभी ये प्लास्टिक मग है। अब उसके नीचे मैंने 2 होल कर दिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और ये 2 होल में से मैं कार्बन इलेक्ट्रोड्स जाने दे रहा हूँ अंदर। ये कार्बन के इलेक्ट्रोड्स, 2 रूट्स होंगे। सेम वे इधर भी, और
एक रबर कॉर्क के थ्रू इसको फिट कर दिया है मैंने, और यहाँ पे रबर कॉर्क है इतने में। ये भी कार्बन का ही एंड है, मतलब हम बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करें तो ये कंडक्टिविटी देगा। ओके, यहाँ तक हमने सपोज पानी भर दिया, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आप वाटर में से जो एलिमेंट्स है वो सेपरेट करने वाले हो। कौन कौन से? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स मैंने ले लिए हैं, दोनों इलेक्ट्रोड्स को अभी मैं कवर करने वाला हूँ कोई एक टेस्ट ट्यूब के थ्रू। तो ये मैंने ये उल्टी टेस्ट ट्यूब एक लगा दी, ठीक है। सेम वे इधर भी मैंने एक टेस्ट ट्यूब रख दी। फिर मुझे क्या करना था? इलेक्ट्रिसिटी देनी थी। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए मैंने क्या किया समझो, यहाँ पे मैंने एक 6 वोल्ट बैटरी ले ली। ये क्या है हमारे पास? 6 वोल्ट बैटरी, जिसका नेगेटिव एंड है और एक पॉजिटिव एंड है। पॉजिटिव वायर को हम रेड कलर से दिखाते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। नेगेटिव वायर को हम दिखाते हैं ब्लैक कलर से, ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो ये था नेगेटिव एंड और ये था पॉजिटिव एंड। पॉजिटिव जिसके साथ मैंने कनेक्ट किया है वो बनेगा एनोड, मतलब ये जो इलेक्ट्रोड आपको बीच में यहाँ पे दिख रहा है कार्बन एनोड, ये आपको मिलेगा। और यहाँ पे जो आपको इलेक्ट्रोड दिख रहा है वो है कैथोड, क्योंकि मैंने नेगेटिव सप्लाई दिया हुआ है। क्लियर? तो ये जो कार्बन का रोड है वो यहाँ पे है एनोड, और यहाँ पे कार्बन रोड है वो कौन सा है? कैथोड। चलो क्लियर यहाँ पे। अब मैं इसके अंदर ऐड करने वाला हूँ डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स हम ऐड करेंगे, किसके? सल्फ्यूरिक एसिड के, H2SO4। डाइल्यूट किया हुआ सल्फ्यूरिक एसिड मैंने अंदर डाला। क्लियर है यहाँ तक? फिर मैंने इलेक्ट्रिसिटी ऑन की। अब इलेक्ट्रिसिटी ऑन करता हूँ तब मुझे क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे पानी के अंदर छोटे छोटे बबल्स जनरेट हो रहे हैं। और यहाँ पे वो गैस जो भी निकल रहा है गैस, वो यहाँ पे स्टोर हो रहा है और यहाँ पे स्टोर हो रहा है। अब वो कौन कौन से गैसेस है वो हम बाद में चेक करेंगे। क्लियर? चलो यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आया। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे ही मैं ये बैटरी के साथ कनेक्ट करूँ तो वाटर मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है और वो वाइब्रेट होने लगते हैं, और वाइब्रेट होने लगते हैं तब जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है वो टूट रहा है, और टूटेगा तो फिर हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएंगे और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएंगे। ऑक्सीजन है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, हाइड्रोजन है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो जो नेगेटिवली चार्ज्ड है वो किधर अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव की ओर। पॉजिटिव कौन था? एनोड। मतलब यहाँ पे जो आपको गैस मिलने वाला है वो कौन सा है? ऑक्सीजन। और यहाँ पे जो गैस मिलने वाला है वो कौन सा रहेगा? हाइड्रोजन गैस। अब इक्वेशन क्या बनेगा सोचो। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे H2O, और प्रोसेस का नाम यहाँ पे लिख देते हैं। क्या हमने किया है उसके साथ? इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, ये प्रोसेस की, तब मुझे मिला यहाँ पे H2+O2। यहाँ पे H2O क्या था? लिक्विड। H2 गैसियस फॉर्म में और ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में। बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 1, यहाँ पे 2 है, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन देखो 2 2 जार 4, इधर 2 है तो मुझे यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ?
जब 2 मॉलिक्यूल वाटर का आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो 2 मॉलिक्यूल्स, तब आपको 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के मिलते हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मिलता है। तो यहाँ पे रेशियो आएगा ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन, या तो आप बोल सकते हो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन के लिए 2:1। तो एक्टिविटी में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे गैस कलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे गैस कलेक्ट हो रहा है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है या नहीं। तो आपका आंसर आएगा नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कम अमाउंट में जनरेट होगा और हाइड्रोजन ज़्यादा अमाउंट में, क्योंकि यहाँ पे हर एक मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होता है तब आपको हाइड्रोजन जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन वो नंबर ऑफ ऑक्सीजन से डबल मिल रहे हैं। क्लियर? मतलब दोनों टेस्ट ट्यूब में जो गैस हम स्टोर कर रहे हैं वो उनका वॉल्यूम सेम नहीं होगा। ओके, चलो यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं। इन दोनों टेस्ट ट्यूब को आप केयरफुली यहाँ से निकालोगे। केयरफुली मतलब अंदर का जो गैस है वो निकलना नहीं चाहिए, मतलब यहाँ से आप निकालोगे तुरंत पैक कर दोगे। ये भी टेस्ट ट्यूब निकाल के तुरंत पैक कर दिया आपने। अब क्या करोगे? तो आप कोई भी बर्निंग कैंडल है उसको नज़दीक लेके आओ। तो एक टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर ऑक्सीजन है, उसके नज़दीक वो बर्निंग कैंडल को आप लेके आओगे तो ये गैस जलेगा नहीं, और जो गैस नहीं जलता वो आप बोल दोगे ऑक्सीजन है। बट अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो ये पॉपिंग साउंड के साथ बर्न होता। क्लियर? तो मतलब यहाँ पे ये हाइड्रोजन है। और ये एक्टिविटी आपको खुद नहीं करनी है, टीचर्स के गाइडेंस के अंडर उनकी प्रेजेंस में ही करनी है और स्कूल में लैब में करनी है। ओके, चलो यहाँ तक क्लियर। तो ये हो गया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। आप वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो, तब वाटर मॉलिक्यूल है उसका ब्रेकडाउन होता है 2 एलिमेंट्स में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये भी है एक प्रकार की डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी है सिल्वर क्लोराइड के साथ। तो एक्टिविटी में लिखा हुआ है टेक 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर मतलब Ag, क्लोराइड आयन आपको पता है Cl। तो AgCl आपको लेना है चाइना डिश में, मतलब एक डिश है जिसमें आपने ले लिया सिल्वर क्लोराइड और इसको आप क्या करोगे, सनलाइट में रख दोगे। अब ये सिल्वर है, सिल्वर क्लोराइड, ये सेंसिटिव टू सनलाइट है, तो जैसे ही आप सनलाइट में रखोगे वो सिल्वर एंड क्लोरीन 2 अलग अलग एलिमेंट में ब्रेक होगा और फिर आपको कुछ रिजल्ट अलग मिलने वाला है। कैसे, समझो। जैसे ही मैंने AgCl सिल्वर क्लोराइड क्रिस्टल्स को चाइना डिश में रखा और उसको मैं ले गया सनलाइट में, तो यहाँ पे Ag सॉलिड फॉर्म में और क्लोरीन गैसियस फॉर्म में आपको अलग अलग मिल जाएगा। ओके, तो AgCl टर्न्स इनटू Ag एंड क्लोरीन, सिल्वर एंड क्लोरीन। ओके, तो यहाँ पे जो कलर था वो अभी चेंज हो जाएगा। क्लियर? AgCl का जो कलर था वो अभी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, थोड़ा ग्रे हो जाएगा। जो वाइट कलर था वो ग्रे बनेगा। क्लियर? तो यहाँ पे आप बोल सकते हो चेंज इन कलर आपको दिखने को मिलता है, वो वाइट में से ग्रे मिल रहा है। एक सिंगल मॉलिक्यूल था वो 2 अलग अलग एलिमेंट में डिवाइड हो गया। मतलब ये रिएक्शन कौन सी है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे डीकम्पोज होने के लिए क्या ज़रूरी था, सनलाइट। अभी आपने बहुत सारी प्रोसेसेस देख ली जिसमें डीकम्पोजिशन हो रहा है, सभी में एक चीज़ आपको कॉमन नज़र आई होगी कि किसी भी मॉलिक्यूल को डीकम्पोज होना है तो उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है।
इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर मतलब थर्मल, या तो इलेक्ट्रिसिटी या तो सनलाइट। ओके, आप थर्मल एनर्जी अप्लाई करते हो मतलब हीट एनर्जी, या तो आप अप्लाई करते हो इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या तो हमने रखा है सनलाइट में। कहीं से भी एनर्जी मिलेगी तभी वो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होगा छोटे छोटे एलिमेंट्स में या तो छोटे छोटे कंपाउंड्स में। ठीक है, सेम ऐसी एक प्रोसेस दूसरी भी है। मैं अगर सिल्वर क्लोराइड ना लूँ बट सिल्वर ब्रोमाइड लूँ, कौन सा है? सिल्वर ब्रोमाइड सॉलिड फॉर्म में। यहाँ पे भी आपको लिखना है सिल्वर क्लोराइड। ओके, यहाँ पे क्या लिखना है? सिल्वर, और यहाँ पे क्या लिखना है? क्लोरीन। ओके, सिल्वर ब्रोमाइड अगर मैं लेता हूँ उसको मैं सनलाइट के सामने रख दूँ तो यहाँ पे भी आपको सिल्वर अलग मिलेगा और ब्रोमीन गैस अलग मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ पे भी जो वाइट कलर था वो आपको मिल जाएगा ग्रे कलर में, डार्क कलर आपको मिलेगा, डार्क ग्रे कलर। तो ये जो प्रोसेस है ये यूज होती है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। अब आपने फोटोग्राफिक फिल्म देखी होगी, फोटोग्राफिक फिल्म में आपको क्या नज़र आता है? तो नेगेटिव इमेज आपको पता है तो जनरेट होती है। अब वो कैसे? तो जो पेपर होता है उसके ऊपर AgBr का कोटिंग होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का कोटिंग होता है। जैसे ही लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट होती है तो ये सेंसिटिव टू सनलाइट है, तो ये जो वाइट कलर का था वो बन जाएगा डार्क ग्रे कलर। तो जितने में से लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है उतना बनेगा डार्क ग्रे कलर और उस हिसाब से इमेज बनती है। ओके, तो ये भी एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब हमने इतनी सारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन देख ली तो आपको पता चल गया कि सभी डीकम्पोजिशन रिएक्शन को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और जब आप प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए एनर्जी अप्लाई करते हो इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट, तो ऐसी रिएक्शंस को आप बोलोगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें एनर्जी जनरेट होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब अगर आपको एग्जाम में पूछे एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में तो भी आप इसमें से कोई भी एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक ये सब क्लियर है? ओके, तो ये आप बैलेंस कर लो। यहाँ पे क्लोरीन है 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे Ag को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सेम वे यहाँ पे Br2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये बैलेंस कंडीशन में भी आ गया। ओके, चलो, तो यहाँ तक क्लियर होगा। तो आज हमने सिर्फ पढ़ा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स, और आप यहाँ पे वीडियो देखते जाओ। टेक्स्ट बुक में सब कुछ सेम उसी मैनर में लिखा हुआ है तो आप खुद नोट्स बना सकते हो। ओके, थैंक यू।